डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। केम नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन की। स्टरलाइजेशन जो कि हिंदी में अगर आप शुद्ध हिंदी में देखना चाहेंगे तो इसे विसंक्रमण कहते हैं। विसंक्रमण माने उन वस्तुओं का कंप्लीटली रोगाणु मुक्त उसे कर दिया जाना। यहाँ पे बात हो रही है वो रोगाणु, वो जीव, माइक्रो एजेंट्स जो हमें आंखों के द्वारा नहीं नज़र आते हैं, उसके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। बात करते हैं स्टरलाइजेशन की। तो स्टरलाइजेशन है क्या? अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन के अंदर ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु को सूक्ष्म जीवों से संपूर्ण रूप से मुक्त करना, कंप्लीटली रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कंप्लीटली रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो बैक्टीरिया। कंप्लीटली मीन्स केवल उन्हें मारना नहीं है, नष्ट नहीं करना है, उनके स्पोर्स यानी बीजाणु। ये बीजाणु क्या होते हैं? बात करते हैं स्पोर्स की। बैक्टीरिया से जो भी उत्पन्न हुए उनके अंडाणु, जिनसे नए बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाए या नए जीवाणु उत्पन्न हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हो जाए, इनको मारना आसान है, लेकिन ये जो है अक्सर बच जाते हैं। अब इनसे या तो इनको कंप्लीटली जब हम मार दें इसके साथ साथ, तब ये जो है कंप्लीट स्टरलाइजेशन कहलाता है। हमारे हॉस्पिटल के अंदर स्टरलाइजेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम कह दें एक लाइन में कि स्टरलाइजेशन ना हो तो कोई भी प्रोसीजर ना हो, हॉस्पिटल के अंदर कोई भी प्रोसीजर नहीं होगा, क्योंकि जो भी प्रोसीजर होंगे वो इन्फेक्टेड प्रोसीजर होंगे। इसके लिए स्टरलाइजेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव ये प्रोसीजर जो है हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। बात करते हैं स्टरलाइजेशन के अंदर दो शब्द हम यूज करना चाहेंगे, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। ये जो दो प्रोसीजर हैं, यहाँ इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव मतलब ऐसे प्रोसीजर जहाँ पे किसी भी प्रकार का हानि ना हो। स्किन मीन्स सर्जिकल इंसिजन, कट, चीरा लगाना। हिंदी में सर्जिकल इंसिजन, इंसिजन मतलब चीरा, कट लगाना। सर्जिकल जो सर्जरी के लिए किया जाए, या किसी प्रकार का स्टिचिंग, वुंड की ड्रेसिंग करना, ओपन वुंड की ड्रेसिंग करना, ये सारे इन्वेजिव के अंदर आएंगे। नॉन इन्वेजिव ऐसे प्रोसीजर जहां किसी भी प्रकार का कट, चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप तो बात करते हैं इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। अब हमारे हॉस्पिटल के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका भी कोई कारण होगा। स्टरलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? जब भी हम किसी भी प्रकार का प्रोसीजर करते हैं तो उसके अंदर जो चीज़ हम इंस्ट्रूमेंट है, आर्टिकल्स है, इनको हम यूज़ करते हैं तो वो सब
डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए, यानी रोगाणु मुक्त होना चाहिए, बीजाणु मुक्त होने चाहिए, स्पोर्स रिमूवल कंप्लीटली, तब जाकर के हम उसको सर्जरी के अंदर यूज़ कर पाएंगे। नहीं तो मल्टीपल डिजीजेज, जिस डिजीज़ से हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सर्जरी क्यों की जाती है, पर्टिकुलर किसी डिजीज़ का कंप्लीटली उसको क्योर करना, वो हम कर ही नहीं पाएंगे। एक बीमारी से तो हम क्योर कर लेंगे, लेकिन इन्फेक्टेड अगर इंस्ट्रूमेंट से हम फिर से सर्जरी या करते हैं तो क्या होगा, वो एक नई डिजीज़ क्रिएट कर देगा अंदर। तो बात करते हैं आज हमारे स्टरलाइजेशन का हमारे हॉस्पिटल के अंदर किस प्रकार योगदान है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बॉइलिंग का। बॉइलिंग का आपने अक्सर देखा होगा कि मूवीज़ के अंदर जब भी हीरो हीरोइन को कहीं गोली लग जाती है तो सबसे पहले जो ये हीरो के साथ वाला जो रहता है, हीरो को गोली लगी रहती है और साथ वाला क्या करता है, जो नाइफ यूज़ करता है या किसी के माध्यम से, जो कि स्टील का हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, लेकिन स्टील का हमने अक्सर देखा है, तो उसको क्या करेंगे, वो बॉईल करेंगे बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़, यानी उनको ये नहीं पता है कि किस टेम्परेचर पे, किस डिग्री पे उस पानी को गर्म करना है, कितनी देर रखना है, लेकिन वो बॉईल ज़रूर करेंगे। इसका मतलब ये तो वो भी जानते थे। पौराणिक कालों में जो सुश्रुत और चरक जो थे, वो भी अपने इंस्ट्रूमेंट को कम्प्लीटली बॉईल करते थे, जिससे वो रोगाणु मुक्त हो जाए और वो गोली आसानी से निकल जाए। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते थे, जैसे डाकुओं को गोली लगती थी। तो यहाँ हम बात करते हैं बॉइलिंग। आप जब ड्रेसिंग रूम में गए होंगे, MOT, माइनर ऑपरेशन थिएटर, यहाँ जब गए होंगे तो आपको एक स्टील का एक बक्सा जैसा मिला होगा, जिसके अंदर अक्सर पानी रहता है और एक हैंडल टाइप रहता है जिसको अंदर से छूना नहीं है। जैसे उस हैंडल को दबाएंगे वो इंस्ट्रूमेंट ऊपर आ जाएंगे, पानी नीचे रह जाएगा, इंस्ट्रूमेंट ऊपर आ जाएंगे। उसे क्या कहते हैं, बॉयलर। बॉयलर, बॉयलर मीन्स वो इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे, जिसके अंदर पानी को गर्म करके औजारों को रोगाणु से मुक्त किया जाता है। औजार माने आर्टरी हो गया, आर्टरी फोर्सेप, कर्व्ड आर्टरी हो सकती है, स्ट्रेट आर्टरी हो सकती है, नीडल होल्डर, नीडल होल्डर जो कि नीडल को पकड़ने के काम आता है, जिससे हम स्टिच करते हैं, चिटल फोर्सेप, एलिस, मॉस्किटो फोर्सेप, अदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, बॉइलिंग के अंदर जो वाटर होता है उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल किया जाता है। बॉईल करके उसके अंदर वो इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं कुछ समय के लिए, 15-20 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए उसको एक 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है। अब बॉईल करने के लिए करना कुछ नहीं है, उसके अंदर डाल दिया, लेकिन उससे पहले हमें इसके फ़ायदे और नुकसान भी देखने हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट अगर हम इसमें डालते हैं तो इसमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये अगर हम करें तो वो कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो बात करते हैं, उबलते हुए पानी के अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 10 मिनट तक पानी के अंदर पूर्णतया इसको डुबा करके रखते हैं और बॉईल करते हैं, जिससे रोगजनक, यानी जो रोगों के जनक होते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो है वो औजारों को रोगाणुनाशित यानी स्टरलाइज कंप्लीटली कर दे। अब इसके फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स। बेनिफिट्स सबसे सस्ता है,
ये सबसे पहला फ़ायदा इसका। यानी अन्य विधियों के उपलब्ध न रहने पर, कोई भी विधि ना मिले, ये तो हम कहीं भी कर सकते हैं। बॉइलिंग हमारे घर के अंदर पानी का भगोना रहता है, लेकिन घर के अंदर सर्जरी तो नहीं करते हैं। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर भी बॉयलर इतना सस्ता होता है कि इजीली कहीं भी अवेलेबल, यानी छोटी से छोटी जगह पर भी अवेलेबल रहता है। सब सेंटर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी हमारा बॉयलर हमें मिलेगा, क्योंकि माइनर प्रोसीजर तो सब सेंटर पर भी होते हैं। हेल्थ सिस्टम की सबसे नीचे की इकाई सब सेंटर, तो वहाँ पर भी हमें ये मिल जाएगा। अब इससे हानियाँ क्या क्या हैं? फ़ायदे तो हमने देख लिए, सस्ता है, कहीं भी मिल जाएगा, इजीली ऑपरेटर आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं इसको, ये इसके फ़ायदे हैं। और जल्दी हो जाता है, 10 मिनट में स्टरलाइजेशन कम्प्लीटली। 10 मिनट बहुत होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखने से। हानियाँ क्या क्या है? नुकसान, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। इसको क्यों विस्तृत लेवल पर क्यों नहीं इसका यूज़ किया गया? देखते हैं क्या क्या लॉसेज हैं इसके। हानियाँ, इसके अंदर जो है कुछ प्रकार के जीवाणु, विषाणु और सभी प्रकार के बीजाणु नष्ट नहीं होते हैं, उबालने पर नष्ट नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, जिनके जीवाणु भी नष्ट नहीं होते हैं और उनके स्पोर्स भी नष्ट नहीं होते हैं। उबालने से किसी वस्तु का पूर्ण विसंक्रमण यानी स्टरलाइजेशन संभव नहीं है, कंप्लीट नहीं हो सकता। इसकी विधि का उपयोग ऐसी वस्तुओं के विसंक्रमण हेतु किया जाता है जो नमी से नष्ट होती है, जो कि नमी से नष्ट ही जो मॉइस्चराइज रहता है, मोइस्ट नमी से जो नष्ट होते हैं, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। क्या क्या हमें उबालने के वक्त ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम इसके अंदर बॉयलर के अंदर डालने वाले हैं, उन पर से जैविक पदार्थों को हटा दें। जैविक पदार्थ क्या हो सकते हैं? माइनर ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम लोगों ने यूज़ किया, स्टिच किया तो क्या जैविक पदार्थ हो सकता है? ब्लड हो सकता है, ब्लड पार्टिकल्स हो सकते हैं, और क्या? और बॉडी के पार्ट्स, टिश्यूज़ के पार्ट हो सकते हैं। उन सबको सबसे पहले हमें रनिंग वाटर के अंदर वॉश कर लेना है, उसको वॉश करके रिमूव कर देना है, उसके बाद उसके अंदर डालना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी चाहिए? ये हमें एक देख लेना है कि वस्तुएं जो भी हम इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हैं वो कम्प्लीटली पानी के अंदर डूबी हुई है या नहीं। अगर डूबी हुई नहीं है और इंस्ट्रूमेंट का कुछ हिस्सा ऊपर आ गया तो उससे क्या होगा? वो एयर के संपर्क में आएगा, और जब एयर के संपर्क में आएगा तो वो हिस्सा स्टेराइल नहीं होगा, वो आपका स्टेराइल नहीं हो पाएगा। स्टेराइल वही होगा जो पानी के अंदर डीप में रहेगा। फिर और क्या ध्यान रखना चाहिए? वस्तुएं उबलते हुए पानी के अंदर नहीं डालना है, बीच में नहीं डालना है। जो है आप एक बार में उसको डाल दीजिए। मान लीजिए आपने बॉइलिंग शुरू किया, 5 मिनट हुआ, आपको याद आया आर्टरी रह गया, नहीं, अब आपको उसको नहीं डालना, अब आप वेट कीजिए, या डालना है तो फिर 15 मिनट और इसको उबालिए। किसके? 10 मिनट वहीं से काउंट होंगे। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर जो पहली बार इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं वो लोग समय वहीं से काउंट करते हैं। तो 10 मिनट बोला है कि 10 मिनट बोला तो 10 मिनट वहीं से होगा, लेकिन चूँकि आपने उसमें एक और इंस्ट्रूमेंट 5 मिनट के बाद डाला है, तो वो जो लास्ट इंस्ट्रूमेंट आपने डाला है वहाँ से 10 मिनट फिर से काउंट कीजिए। अब हम बात करते हैं कि और क्या, घड़ी समय नोट कर लेना है, कब आपने डाला 10 मिनट काउंट कर लीजिए, 9:10 पर डाला तो 9:20 पर उसको हटा लेना है। और क्या, जहाँ पर जो स्थान समुद्र तल से ऊंचाई पे स्थित हो, वहाँ पर जो है पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 पर नहीं पहुँच पाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं पहुँच पाता है, तो क्या करना चाहिए? बॉइलिंग का समय बढ़ा दीजिए, 15 से 20 मिनट उसका कर दीजिए। और क्या क्या, जो स्टरलाइजेशन के लिए सुनिश्चित करें थोड़ी थोड़ी देर से उसको स्टरलाइज करते रहें, हमेशा कंटिन्यूस नहीं चलाना, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट उसको चलाते रहें। ठंडा हुआ 1-2 घंटा हुआ, फिर से 5-10 मिनट उसको चला लीजिए। और क्या है,
जिस बर्तन में स्टरलाइज हो रहा है उसको हमेशा कवर करके रखना है, कंप्लीटली कवर करके रखना है। और क्या, इंस्ट्रूमेंट तो डाल दिए, लेकिन जो बोवेल्स होते हैं हमारे पास में, स्टील के बोवेल्स होते हैं, उनको किस तरह रखना है, उसको उल्टा करके रखना है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको सीधा रखेंगे तो उसका जो आउटर सरफेस है वो एयर के संपर्क में रहेगा, और जब एयर के संपर्क में रहेगा तो वो पार्ट जो है अनस्टेराइल रहेगा, यानी स्टेराइल नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, उसको उल्टा करके रखना है। उल्टा करके रखेंगे तो पानी जो है उसका पूरा अंदर तक उसमें चला जाएगा, जिससे वहाँ एयर नहीं रहेगी, और जब एयर नहीं रहेगी तो वो कंप्लीटली स्टरलाइज हो जाएगा। लास्ट हम अगर और क्या ध्यान रखना है, विशेष बात, तेज धार वाले मतलब ब्लेड हो गई, सर्जिकल ब्लेड, वो नहीं डालनी है आपको पानी के अंदर। सीजर नहीं डालने हैं, नीडल्स नहीं डालनी हैं, एलपी नीडल, जैसे लंबर पंक्चर, एलपी नीडल, सीजर और नाइफ, और क्या, सर्जिकल ब्लेड। और वो चीज़ें जो धारदार हो, नुकीली हो, इन चीज़ों को हमें पानी के अंदर नहीं डालना है, बॉईल नहीं करना है। क्योंकि अगर इनको आपने बॉईल किया तो क्या होगा, उसकी धार ब्लंट हो जाएगी, ब्लंट, खराब हो जाएगी धार, फिर वो यूज़ करने लायक नहीं रहेंगे। घर में भी आपको यूज़ नहीं करना। कभी ऐसा हो गया तो जहाँ सीजर है, ब्लेड है, इन सबको गर्म पानी में स्टरलाइज नहीं करना है। बात करते हैं हम दूसरे प्रकार की। पहला बॉइलिंग हुआ, ये कंप्लीट। जब भी आपसे पूछा जाए तो उसके लाभ और हानि और डेफिनेशन, ये तीनों चीज़ें उसमें लिखनी है। कोल्ड स्टरलाइजेशन, कोल्ड स्टरलाइजेशन या केमिकल स्टरलाइजेशन, इसी का हिस्सा है कोल्ड स्टरलाइजेशन। इसके अंदर कोई रासायनिक रोगाणुनाशक जीवाणु प्रोटीन को कोगुलेट कर अथवा उसका संगठन इस प्रकार ये से परिवर्तित करके कि वह अपने पुराने स्वरूप में ना रहें, रोगाणुनाशन की क्रिया करता है। हम यहाँ जीवाणु की बात कर रहे हैं या रोगाणु की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये उसको उस स्टेज में ला सके कि वो इन्फेक्शन फैलाने का कार्य करे ही नहीं, यानी इसके अंदर जो प्रोटीन होता है जो क्रिया करता है उसको कोगुलेट कर देता है। कोगुलेट मीन्स जमा देना। जब जमा देगा तो ये प्रॉपर वर्क ही नहीं कर पाएगा। इसको इस प्रकार परिवर्तित कर देना है कि वह अपने पुराने स्वरूप, जो इसका स्वरूप है, इसमें उसको आने ही नहीं देना है। जब ये स्वरूप में आएगा ही नहीं तो ये इन्फेक्टेड कर ही नहीं पाएगा किसी को। और क्या करना चाहिए? बात करेंगे कि ये यूज क्यों किया जाता है, बेनिफिट क्या है इसके बेनिफिट। फायदे, हर किसी चीज़ के फायदे होते हैं, इसके भी फायदे हैं, लॉसेस भी देखेंगे। लेकिन ह्यूमन नेचर क्या होता है, सबसे पहले फ़ायदा देखता है, उसके बाद वो लॉसेस देखता है। तो हम सबसे पहले इसके फ़ायदे देखेंगे। क्या फ़ायदे हैं, बात करते हैं। पहला फ़ायदा, जो ऐसी ये जो है, यह विधि ऐसी वस्तुएं जो उष्मा से, ह्यूमिडिटी से नष्ट हो जाती है, जैसे कि खराब हो जाती है, जंग लगता है, लोहे की चीज़ें हैं, अगर उसको नमी के अंदर रखा जाएगा तो क्या होगा, एक समय के बाद में उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। तथा धातुई वस्तुएं जिनमें जंग लगने की संभावना रहती है, और क्या, जो विसंक्रमित करने के लिए
उपयोग में लाई जाती है। यह वस्तुएं रोगाणुनाशक की सबसे सरल विधि है, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। आपको एक केमिकल का नाम बताता हूँ, ग्लूटेरेल्डिहाइड। बहुत सारे केमिकल हैं, पहले इसी की बात कर देते हैं। ग्लूटेरेल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ये परिवार का है, एल्डिहाइड की फैमिली से निकला है ग्लूटेरेल्डिहाइड। ये जो है ओटी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला स्टरलाइजेशन केमिकल है, जो कि इसके अंदर 30 to 45 मिनट इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट रखिए और आप सर्जरी को यूज़ कर सकते हैं। इजीली एक बार बनाना होता है और ये जो है घोल 15 से मिनिमम 15 दिन ये चलता है, एक बार अगर आपने घोल इसको बना लिया तो। और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद में तो फॉर्मेलिन है, टेबलेट्स आती है फॉर्मेल्डिहाइड की, लाइजोल है। इन सब का जो है सर्जरी के अंदर चिटल फोर्सेप्स जनरली हमारी इसमें पड़ी रहती है, और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थोड़ी थोड़ी देर में काम आते हैं, आर्टरी फोर्सेप्स, सर्जरी के नहीं, माइनर ओटी के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड की टेबलेट और लाइजोल के अंदर ये पड़े रहते हैं। इसको यहीं रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं कि दूसरा फ़ायदा क्या है इसका। इजीली अवेलेबल है, सस्ता भी है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लॉसेज, सबसे बड़ी बात, क्या क्या हानियाँ। ये विधि पूर्ण तरह लॉसेज, कंप्लीटली डिसइंफेक्टेंट नहीं कर पाती है, कंप्लीटली स्टरलाइजेशन नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि रासायनिक रोगाणुनाशक बीजाणुओं को नष्ट नहीं करते हैं। यहाँ फिर वही बात आई है, जीवाणु और इनके बीजाणु। अब जीवाणु नष्ट हो गए, ठीक है, बट ये नहीं हुए तो क्या होगा? फिर से कुछ समय के बाद में इन्हीं बीजाणुओं से फिर जीवाणु हो जाएंगे, फिर हम जीवाणु को नष्ट करेंगे तो उनके बीजाणु फिर हो गए, वो रह जाएंगे। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, इसलिए इसको ज़्यादा विश्वसनीय नहीं मानते हैं। क्या क्या हमें इसका करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बात करते हैं एक एक टॉपिक पे। ध्यान योग्य बातें कौन कौन सी बातों के? चुना गया रोगाणुनाशक रोगाणुओं के विनाश करने में सक्षम हो। जब आप यूज़ करेंगे किसी भी प्रकार का केमिकल, उस पर लिखा जाता है किस किस प्रकार के बैक्टीरिया से डिस्ट्रॉय होते हैं, लैब में चेकआउट रहता है, ये आपको ज़रूर देखना है। दूसरा, रोगाणुनाशक की बिल्कुल ठीक सांद्रता मतलब यह जो केमिकल आता है इसके अंदर एक स्तर पर 1 पार्ट वाटर इसमें मिलता है। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा वाटर मिला दिया तो इसका पावर कम हो जाएगा। इसके अलावा और भी हैं, हम केवल इसकी बात करते हैं। अगर आपने कम मिलाया तो कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो जो लेवल इसके अनुसार मापदंड तय किए गए हैं उसी के अनुसार हमें इसमें मिलाना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। और क्या करना चाहिए? वस्तु रोगाणुनाशक घोल में पूरी तरह डूबी हो, डेफिनेटली ये हमें पूरा ध्यान देना है। जो भी इंस्ट्रूमेंट हम उसमें डाल रहे हैं, आप ये चेकआउट कर लीजिए कि वो डूबा हुआ है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका टिप या टो कहीं बाहर निकला हुआ है, हेड या टेल थोड़ा सा भी ऊपर रहेगा तो वो आपका डिसइंफेक्ट नहीं हो पाएगा, स्टरलाइजेशन उसका हो ही नहीं पाएगा। फिर आप इसको कितने समय से यूज़ कर रहे हैं? इसकी कंपनी कहती है कि आप इसको हाईएस्ट 15 दिन तक यूज़ कर रहे हैं, पता चला कि 1.5 महीने से घोल चेंज ही नहीं हुआ, वो भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि जब आप समय पर चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये कमज़ोर हो जाएगा, जीवाणु भी नहीं मरेंगे, बीजाणु को तो छोड़ ही दीजिए। तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल इसका ध्यान रखना चाहिए। अब ये भी चेक कर लेना है, कुछ रोगाणुनाशक जो होते हैं ये हमारी स्किन के लिए भी हार्मफुल होते हैं।
जब हम सर्जरी करेंगे तो डेफिनेटली स्किन पे तो लगेगा ही, तो वो केमिकल हमारी स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वस्तु को खूब अच्छी तरह से साफ करें। जैविक पदार्थ जो भी होते हैं, जैविक पदार्थ हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले ही, ब्लड पार्टिकल्स, टिश्यूज, सेल के जो भी पार्ट्स हैं, बॉडीली पार्ट्स हैं, या गोज के कुछ हिस्से जो उसमें अटके हुए हैं, उनको निकाल देना, जैविक पार्ट हटा देना है। नेक्स्ट, हाँ ये क्या है, कम खर्चीला है, हमने इसका फ़ायदे में बोला ही था। फिर जीवाणुनाशक घोल में भीगे हुए औजारों के उपयोग से पूर्व, अब जब इसको भीगे से हुए पूर्व स्वच्छ एवं विसंक्रमित जल से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। जो भी इंस्ट्रूमेंट हम इसमें डाल रहे हैं तो सबसे पहले हमें रनिंग वाटर के अंदर, आपको एक टब के अंदर नहीं वॉश करना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट धोइए आप रनिंग वाटर के अंदर, टेप वाटर, जो पानी बह रहा है उसी में वॉश करना है। क्यों करना है? उसका फ़ायदा है कि जब मैंने किसी बर्तन के अंदर कुछ धोया, एक इंस्ट्रूमेंट धोया, फिर दूसरा धोया, तीसरा धोया, ऐसे करते करते वो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस टब के अंदर, उस बर्तन के अंदर कलेक्ट होते रहेंगे। लेकिन जब मैंने इसको किसी रनिंग वाटर के अंदर धोया तो क्या होगा, इस पे जो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे हैं वो बहते हुए पानी के साथ में चला जाएगा, वो कहीं स्टोर नहीं हो रहा। तो हमें इंस्ट्रूमेंट रनिंग वाटर के अंदर वॉश करना है, पड़े हुए पानी के अंदर नहीं। हैंड वॉश भी रनिंग वाटर में ही होगा, उसको भी आप जो कंटिन्यूस बहता रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या करना है। हाँ, ये हमारा सेकंड कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे तीसरा, यानी फ्यूमिगेशन। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अच्छे से इसको समझते रहिए। फ्यूमिगेशन फंडामेंटल की क्लास है। फ्यूमिगेशन यानी गैस स्टरलाइजेशन या धूम्रीकरण, प्रधूमन, पता नहीं कितने कितने नाम हैं, हम फ्यूमिगेशन से समझ लेते हैं, या गैस स्टरलाइजेशन, ऐसी गैस जिससे एक पूरे रूम को स्टरलाइज किया जा सकता है। अभी तक हम बात कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइजेशन के लिए, अब हम बात करते हैं एक रूम को स्टरलाइजेशन के लिए। रूम के अंदर होते हैं माइक्रोबैक्टीरिया, लाखों करोड़ों मिल जाएंगे आपको, हर रूम के अंदर मिल जाएंगे। तो कैसे? क्योंकि एयर के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, तो उसको भी तो मारना है। कैसे मारा जाएगा? इसके अंदर, फ्यूमिगेशन के अंदर कुछ फॉर्मेलिन की गैसेज होती हैं, यानी आर्द्रता, तापमान एवं समय की नियंत्रित स्थितियों में फॉर्मेल्डिहाइड गैस, जो कि पूर्ण सतह के संपर्क में उस सतह के जीवाणुओं को समस्त उत्पादन क्षमता, स्वरूपों, विषाणुओं, अधिकांश बीजाणुओं को नष्ट कर देता है। फॉर्मेल्डिहाइड ये केमिकल है जिसको 60% पे, और इसकी आर्द्रता 180 डिग्री तक, ये ह्यूमिडिटी परसेंट 60% ह्यूमिडिटी और 180 डिग्री, यानी चारों तरफ से अधिक तापमान रखकर प्राप्त किए जा सकते हैं। जो हमें 180 डिग्री टेम्परेचर रख करके प्राप्त करेंगे, यानी डिसइंफेक्टेंट वाला रिजल्ट हम प्राप्त करेंगे, वो हमें इससे फॉर्मेल्डिहाइड से मिल जाएगा। क्या करते हैं, सामान्यतः फॉर्मेलिन की गोलियां आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, और फॉर्मेल्डिहाइड लिक्विड भी आता है, जिसको हम इथाइलिन ऑक्साइड द्रव आदि का उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर एक पंखा जैसा होता है, जिसे हम फॉर्मेलिन फैन भी बोलते हैं, वो जो, या फ्यूमिगेशन फैन भी कहा जाता है। उस फैन के अंदर वो केमिकल डाला जाता है, डालने के बाद में उस रूम के अंदर उसको चला दिया जाता है। हमेशा ध्यान रखें कि उस पंखे का स्विच जो है कम से कम
आपसे 5 से 10 फीट की दूरी पे होना चाहिए। 10 फीट आपसे उस रूम की गेट से भी दूरी पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए कि जब वो आप उस फैन को ऑन करते हैं तो वो पूरे रूम के अंदर उसको एक गैस के रूप में, गैस का चैम्बर बना देता है। उसके अंदर फॉर्मेलिन की गैस इतनी तेज़ होती है ना, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो आँखों में, नाक की श्लेष्मिक झिल्ली के अंदर, लंग्स तक जा कर के वो इरिटेशन पैदा कर देगी, जलन, इचिंग, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए? उसको वापस बंद भी तो करने जाना है। ऐसा नहीं है कि ऑन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑन करके आ सकते हैं, लेकिन बंद करने कैसे जाइएगा? तो बंद करने के लिए उसका हमेशा फॉर्मेलिन फैन का जो स्विच है वो एटलीस्ट वहाँ से 15 फीट या ओटी के गेट के बाहर होना चाहिए, तब आप उसे बंद कर सकते हैं। ओटी के अंदर जाके तो कर नहीं सकते। नेक्स्ट, अब इसके हम बात करेंगे कि नुकसान है ही, बहुत गंदी गैस होती है, अप्रिय, अच्छी नहीं लगती है। दूसरा, आँखों में जलन, त्वचा में, झिल्लियों में पूरा जलन हो जाती है। मीन्स आप सांस नहीं ले सकते। अगर आप कहीं भी फॉर्मेलिन से कहीं फ्यूमिगेट हुआ है रूम, मेरा अनुभव है, मैं बहुत बार जाकर के उसको अंदर जाकर के हम लोग बंद करते थे, लेकिन ये बहुत कष्टदायक है। आपको अगले 5 मिनट तक आपको सांस भी नहीं ले पाएंगे, उतना हैवी रहता है। हालांकि आजकल ये कम हो गया है फॉर्मेलिन वाला, लेकिन पहले होता था। जनरली हर जगह जहाँ आपको उस रूम को स्टेराइल करना है, कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन करना रूम का, तो फॉर्मेलिन का सबसे बेस्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज या रेडिएशन थेरेपी। चौथा, अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, सबसे फ्री, सस्ती, या रेडिएशन से। सबके फायदे, सबके नुकसान। क्या होता है रेडिएशन के अंदर? कमरों के अंदर की वायु एवं वर्किंग जो सतह है, काम वाली सतह है, कि स्टरलाइजेशन हेतु अल्ट्रा वायलेट रेज विसंक्रमण प्रभावशाली है, स्टरलाइजेशन प्रभावशाली है। किन के लिए? जहाँ ओपन दीवारें हैं, मीन्स अंदर के हिस्से में, यानी सपाट दीवारें हो गई, कहीं पे जैसे कि खिड़कियाँ ना हो, तो वहाँ पे ये जो है प्रभावी है। और क्या है? अल्ट्रावायलेट विकिरण का सबसे सस्ता रूप सूर्य का प्रकाश है। आप अक्सर देखते हैं धूप तो फ्री है, कहीं पैसा नहीं लगता उसका, भगवान सूर्य के द्वारा जो हीट है बिल्कुल मुफ्त है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है। वो किस लिए इसका उपयोग किया जाता है? निःशुल्क प्राप्त होती है, बिल्कुल हमें एकदम फ्री प्राप्त होती है। गामा किरणों में भेदन की सर्वाधिक क्षमता होती है एवं इसका उपयोग प्लास्टिक की वस्तुएं जैसे कि कैथेटर हो गया, कुछ ऐसे बैग्स हो गए जो प्लास्टिक के बैग होते हैं, उनको स्टेराइल करने के लिए राइस ट्यूब को स्टेराइज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक की सिरिंज को स्टेराइल कर सकते हैं, डिस्पोजेबल सिरिंज, इनको स्टेरिलाइजेशन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और क्या है? स्कैल्पेल ब्लेड मीन्स सर्जिकल वाली ब्लेड, उसको आप कर सकते हैं। हाइपोडर्मिक नीडल्स को भी गामा किरणों से विसंक्रमित करने से पूर्व प्लास्टिक या एल्यूमिनियम की पन्नियों के अंदर उसको पैक कर देते हैं, जिससे कि स्टेराइल होने के बाद में हम उसे डायरेक्ट छू करके या अन्य किसी चीज़ों के संपर्क में आ करके वो इन्फेक्टेड ना हो जाए। तो ये हमें उसमें ध्यान रखना है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? हानियाँ। फ़ायदा तो हो गया, सबसे फ्री है, सस्ता है। हानियाँ क्या हो सकती है? गामा रेज के लिए तो खर्चा लगता है, लेकिन हानियाँ, प्रकाश जो है सीधी सरल रेखाओं में जो भी रोशनी आएगी हमेशा स्ट्रेट आएगी। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है, अब अगर बीच में ये बैरियर आ गया तो इधर तो नहीं जा पाएगा प्रकाश, वो तो यहीं रुक जाएगा। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। क्या? भेदन नहीं कर पाता, इसको आर पार नहीं जा पाएगा। जब आर पार नहीं गया तो स्टेराइल होगा ही नहीं।
प्रकाश की जो है सीधी रेखा के बीच में पड़ने वाले पदार्थ की वह सतह जिस पर अल्ट्रावायलेट प्रकाश पड़ता है, मात्र उसी का स्टरलाइजेशन होता है। छाया में उपस्थित जीवाणु अप्रभावित रहता है। ये पार्ट, यहाँ धूप आई, प्रकाश आया, अल्ट्रावायलेट रेज आई, ये तो स्टेराइल हो गया, ये अनस्टेराइल रह गया, क्योंकि ये इसी हिस्से पे आ रही है, इसलिए ये प्रभावी नहीं है, इसका हानि है। दूसरा, अल्ट्रावायलेट किरणें द्रवों को भी पानी के अंदर सक्सेस नहीं है, पानी के अंदर वो उसको भेदन नहीं कर पाएगी। अल्ट्रावायलेट रेज जो है पानी को नहीं भेद सकती। क्यों? अल्ट्रावायलेट किरणें से अधिक समय तक संपर्क कंजक्टाइवा, अगर कंजक्टाइवा क्या होता है, CONJUCTI, कंजक्टाइवा, नेत्रशोथ, ये क्रिएट करता है श्लेष्मा की झिल्ली को, माँ की झिल्ली को अफेक्ट करता है। तो आँखों को भी बचाना, अगर ज़्यादा समय हम वहाँ रहेंगे तो क्या होगा, हमारी श्लेष्मिक झिल्ली को ये डैमेज कर देगा, कंजक्टाइवा क्रिएट कर देगा। और क्या, यह त्वचा एवं ऊतकों के लिए भी हानिकारक है। अगर हमारी स्किन अल्ट्रावायलेट रे की डायरेक्ट टच में रहेगी तो वो उसको जला देगी, और यह बहुत महंगी है, काफ़ी महंगी है। मैंने ये बोला कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे सस्ती है, लेकिन गामा किरणें महंगी है। उसके लिए तो अलग से इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो रेज उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन या हॉट एयर स्टरलाइजेशन। फिफ्थ, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन या हॉट एयर स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट, हॉट एयर, गर्म हवा के द्वारा स्टरलाइजेशन करना उच्च तापक्रम एवं तुलनात्मक रूप से अधिक संपर्क समय आवश्यक होता है। यह उन वस्तुओं के लिए उपयुक्त नहीं है जो उष्मा की कुचालक यानी और असमान चालक है एवं जो अत्यधिक गर्मी से खराब हो जाए, जैसे कपड़े हैं, ड्रेसिंग्स हैं। ये अगर ज़्यादा हॉट के एयर में संपर्क में रहेंगे तो क्या होंगे, जल सकते हैं, कलर चेंज हो सकता, कलर फेड हो जाएगा उसका, और क्या नुकसान। लेकिन छोटी धातुई नलियाँ जैसे एलपी नीडल, लंबर पंक्चर नीडल, एलपी नीडल अब हर चीज़ में नहीं आती है। एक ये वो समय यूज किया जाता है था, अब तो यूज एंड थ्रो है, हर बार हर प्रोसीजर के लिए नया सामान आता है। अब कोई भी जो है नीडल हम लोग नई यूज़ करते हैं, पुराना कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता है। कुछ जगह यूज़ करते होंगे, लेकिन मैंने जहाँ काम किया वहाँ पे हर बार नया यूज़ होता। एवं कांच की सिरिंजों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। आज कांच की सिरिंज नहीं आती है, जब मैं छोटा था तभी ख़त्म हो गई। मान लीजिए आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले कांच का सिरिंज आता था। उसको स्टेराइल करने के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन या हॉट एयर स्टरलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। अंदर जो पिस्टन होता है सिरिंज के अंदर तक वो एयर जा कर के उसको इंटरनल पार्ट को भी स्टेराइल कर देती थी। अब नेक्स्ट, किस माध्यम से होता है ये जो हीट स्टरलाइजेशन है, इसको हम कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन मीन्स एक एयर से, खुली एयर से जो गर्म हवा आ रही है उससे वो पूरा बॉडी उसका गर्म हो जाना, ये कंडक्शन कहलाएगा। द्वारा गर्म करने से अंदर के भागों का भी स्टरलाइजेशन संभव है। ये वस्तुएं जो नमी से क्षतिग्रस्त हो जाती है इस विधि द्वारा विसंक्रमित की जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और उसका सबसे भरोसेमंद भी हम कह सकते हैं। कौन सा हो सकता है, आपको भी पता हो गया, ऑटोक्लेविंग।
ऑटोक्लेविंग। इसका हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे समय आने पे। ऑटोक्लेविंग के अंदर क्या होता है, इसे हम इम्पोर्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके नेगेटिव पार्ट्स कम है, न के बराबर है, इसलिए इसे भरोसेमंद भी माना जाता है। और ये जीवाणु और उनके बीजाणु सबको नष्ट कर देता है, कंप्लीटली रिमूव, इसलिए इस पे भरोसा करते हैं। ऑटोक्लेविंग इसको तो मारेगा ही मारेगा, इसको भी मार देगा। जब यही नहीं रहेगा तो फिर से नए जीवाणु कहाँ से आएंगे? तो दोनों को स्पोर्स को डैमेज कर दिया जाता है। क्या होता है ऑटोक्लेविंग के अंदर? इसके अंदर अधिक दबाव पर भाप द्वारा स्टीम जो है, इसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये अंदर ही अंदर मर जाते हैं। विसंक्रमण क्या होता है? ऑटोक्लेविंग या अधिक दबाव पर भाप द्वारा विसंक्रमण सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली कम खर्चीली एवं सर्वाधिक प्रभावशाली विधियों में से एक विधि है। ये जो है एक स्टील का बड़ा सा चेम्बर होता है, इस टाइप का। इसके ऊपर एक ढक्कन रहता है, यहाँ पे एक सीटी रहती है, यहाँ हैंडल होता है, यहाँ एक नल होता है जिससे पानी का लेवल कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर पानी भरा होता है, यहाँ पे एक ढक्कन टाइप रहता है जिसमें छेद होते हैं इस टाइप से, और इसके ऊपर ड्रम रखा जाता है अंदर, जो इस प्रकार का ड्रम, ऐसे और भी ड्रम होते हैं जिसको इंस्ट्रूमेंट को कपड़े के अंदर लपेट करके रखा जाता है। यहाँ पे एक मीटर भी लगा रहता है ऐसे, जो कि इसके टेम्परेचर को दिखाता है कि अंदर कितना टेम्परेचर है। एग्जैक्ट वैसा ही हुआ, प्रैक्टिकल करेंगे तो हम आपको लाइव दिखाएंगे सारा करके, किस प्रकार हम इसको एक इंस्ट्रूमेंट का, गाउन का और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, किडनी ट्रे, फलना वगैरह बहुत सारे, उनका हम किस प्रकार उसको कपड़े में रैप करते हैं, यानी फोल्ड करते हैं, किस प्रकार हमें रखना चाहिए और किस प्रकार हम स्टरलाइजेशन करते हैं। शुरू करते हैं। नेक्स्ट, जीवाणु को नष्ट करने के लिए उच्च ताप, दबाव एवं आर्द्रता का प्रयोग किया जाता है एवं ऑटोक्लेव में उच्च दाब पर भाप उपस्थित रहती है। स्टीम जो है उच्च दाब पर रहती है। और क्या, प्रभावी विस्टरलाइजेशन हेतु ऑटोक्लेव के अंदर 15 LBS पर इंच स्क्वायर, 15 LBS पर इंच स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। एम्स वगैरह की जितने कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑटोक्लेव के अंदर कितना दाब का प्रेशर रहता है, स्टीम का प्रेशर कितना रहता है, भाप का प्रेशर कितना रहता है। 15 LBS पर इंच स्क्वायर या 1.05 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 1.05 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, दोनों सेम है। ये LB में है, ये किलोग्राम के अंदर है। कितना दाब का प्रेशर कितना रहता है ऑटोक्लेव मशीन के अंदर, दोनों में से जो आए कर दीजिए, आपके 1 नंबर पक्का। और क्या, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, ऑटोक्लेविंग के अंदर सफल ऑटोक्लेविंग के लिए कितना टेम्परेचर होना आवश्यक है? 121 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा क्वेश्चन, ऑटोक्लेविंग के अंदर जो मानक तय किए गए हैं उसमें 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितनी देर तक ऑटोक्लेविंग को रखना चाहिए, वो तापमान कितने मिनट तक रखना चाहिए?
30 मिनट 30 मिनट तक ये टेम्परेचर रखना चाहिए, तब जा कर के जीवाणु बीजाणु दोनों संपूर्णतः मरेंगे, नष्ट होंगे। 3 क्वेश्चन बन गए, एक कितने डिग्री टेम्परेचर पे और कितने समय तक, तीनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन तो डन है, बनना ही बनना है, आएगा ही, किसी भी रूप में आए। अब इसके अंदर कुछ निर्देश हैं जिनका हमें पालन करना है। जिन वस्तुओं को इस विधि द्वारा स्टरलाइज किया जाना है वे उच्च ताप, दबाव एवं नमी को सहन करने योग्य हैं कि नहीं हैं, ये जरूर देख लेना है। इस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो भी 30 मिनट तक, क्योंकि ब्रेक होने के डर रहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट, स्टील के इंस्ट्रूमेंट में तो कहीं कुछ फर्क पड़ना नहीं है। रेपर और बर्तन इस प्रकार के हों कि वे उनमें रखी वस्तुओं तक भाप पहुंच सके। रेपर जैसे कि ये हमारा स्टील का ड्रम है, तो इसमें छेद रहते हैं, तो हमें इनको कवर नहीं करना है, ये ओपन रहने चाहिए। जब ये ओपन रहेंगे तब स्टीम इनमें से जाएगी। और इनके ऊपर जो लेबल होता है, किसके अंदर क्या है, मान लीजिए हम एपेंडेक्टोमी करना है तो इसको बोलेंगे एपेंडिक्टोमी सेट है ना। पहले उस पे लिखा जाता है, ट्रे पे लिखा जाता है एपेंडेक्टोमी ट्रे, हर्निया ट्रे, तो ये सब लिखा जाता है। नहीं तो क्या होगा, आपको मिलेगी ही नहीं। आप सर्जरी करनी है हर्निया की और ट्रे खोल देंगे, एपेंडेक्टोमी, यानी आपने उसको खोल दिया और जो खुल गया वो अनस्टरलाइज हो गया। तो सबसे पहले लेबल लगाएंगे, लेकिन लेबल इतना हेवी नहीं होना चाहिए कि उसके आर पार स्टीम नहीं जा सके, जैसे प्लास्टिक का टेप, वो नहीं। इसके लिए ओटी की अलग से टेप आती है, पोर, माइक्रोपोर आता है अलग से, जो कि खुद भी स्टेराइल होता है, प्लस स्टीम को भी अंदर जाने से रोकता नहीं है। और क्या, अंदर का चेम्बर जो है अत्यधिक भरा हुआ नहीं होना चाहिए। एक तो पानी नहीं भरा होना, इसका एक लेवल होता है, प्लस जैसे मैंने इसमें गैप दिखाया, यहाँ एक गैप है, ये गैप है। अब इसके अंदर एटलीस्ट इतना गैप होना चाहिए कि स्टीम रह जाए। ऐसा नहीं है यहाँ जगह बची तो इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, इसको ठूस ठास के उल्टा सीधा करके डाल दिया, वैसे नहीं। पूरा फुलफिल नहीं करना। फुलफिल कर देंगे तो क्या होगा, प्रॉपर स्टीम पहुँच ही नहीं पाएगी। लास्ट बात का हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, तापक्रम एवं दबाव समस्त सूक्ष्म जीवों को तथा उनके बीजाणुओं को नष्ट करने हेतु पर्याप्त रूप से अधिक होना चाहिए। कितना, 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो रहना ही है, और 1.05 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आवश्यक है। इससे कम नहीं होना है, इतना तो होना ही होना है। और नेक्स्ट क्या बात ध्यान का, जीवाणु का विनाश कर उनके उच्च दाब युक्त भाप के संपर्क में रहने की समयावधि पर निर्भर करता है। न्यूनतम समय है 30 मिनट, से ज़्यादा भी रख सकते हैं, 10 मिनट, 5 मिनट। दबाव अधिक बढ़ाकर संपर्क की समयावधि को घटा सकते हैं। अब अगर हमने 121 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ा दिया है, मान लीजिए हम यहाँ पे 151 कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें इसका टाइमिंग जो है 15 मिनट कर देना है। लेकिन मानक यही है, उसमें और भी टेम्परेचर सेट करने का टेक्निक है। ऑटोक्लेव का संचालन करते समय ये याद रखना अनिवार्य है कि अंदर के चैम्बर की सारी हवा बाहर निकल गई है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक रहता है, उससे हम, जैसे ये गर्म होगा तो वो एयर ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। अच्छा, वो अगर एयर नहीं निकली तो उसके क्या नुकसान है, वो एयर और अंदर वाली स्टीम दोनों मिल करके क्या करेगी, वो उन एक गैप बना देगी, जिसकी वजह से स्टेराइल के अंदर समस्या आएगी और प्रॉपर वो दाब मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जितना दाब की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो दाब डिस्टर्ब हो जाएगा। और क्या करना चाहिए, प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात भी वस्तुओं को कुछ समय के लिए ऑटोक्लेव में ही रहना देना चाहिए। जब भी ये ऑटोक्लेव हो गई, अब आपको वेट करना है, और उसके ऊपर एक एयर का छोटा सा होता है जिसमें से स्वतः एयर निकलती है,
उसको निकल जाए, आधा घंटा वेट कीजिए जिससे वो अंदर ही ड्राई हो जाएगा। अब ऑटोक्लेव कैसे काम करता है? ऑटोक्लेव जो है नाम से एक स्टरलाइजर को दिया गया है। स्टरलाइजर एक मशीन, ड्रम टाइप मशीन होती है, कुकर भी बोलते हैं इसे, लेकिन आपको नहीं बोलना है कुकर, आप स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव मशीन बोल दीजिए, जिसमें उच्च दाब पर सेचुरेटेड स्टीम का प्रयोग किया जाता है। अब सेचुरेटेड स्टीम का मतलब एक जो है तापक्रम पर भाप या वाष्प अधिकतम दबाव वाला एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे स्टीम का इतना प्रेशर हो जाए कि वो जीवाणु और उनके स्पोर्स को नष्ट कर दे कंप्लीटली। और क्या क्या, इसमें वाष्प जो है दो कारणों से उपयोग की जाती है। पहला, जब किसी बंद बर्तन या पात्र में वाष्प को रखते हैं तो उसका संपीड़न होता है, अर्थात वह दबती है प्रेशर से एवं उसका तापमान जल के बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ऊपर चला जाता है। एक बॉइलिंग करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग बॉईल कर सकते हैं, उससे ऊपर भी करेंगे, लेकिन जब एक दाब होगा, वाष्प का दाब होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ऊपर होता है। तो यहाँ हम अगर बॉइलिंग की और ऑटोक्लेविंग की बात करें तो यही अंतर आ जाता है कि ये क्यों विश्वसनीय है। बॉइलिंग केवल इसको नष्ट करता है, उसको नहीं, और ऑटोक्लेविंग इसको नष्ट कर रहा है। दूसरा, वाष्प जो है सच्छिद्र या पोरयुक्त पदार्थों में अत्यंत शीघ्रतापूर्वक अंदर जा सकती है। ये जो है, अब अगर हम बात करें तो स्टीम जो है इसके अंदर से बहुत जल्दी जाएगी, और ये चारों तरफ से छेद रहते हैं तो वो चारों तरफ से जाएगी भी और निकलेगी भी, तो उसका संपीड़न होता है, अर्थात वह दबती है। पोरयुक्त पदार्थों में अत्यंत शीघ्रतापूर्वक अंदर तक जा सकती है, बशर्ते कि उसमें अनुपयुक्त रेपर लपेटकर या खोखले औजार या कपड़े में कैद हवा को रोका ना जाए। अगर हम यहाँ रेपर लगा देंगे तो फिर एयर नहीं जाएगी, तो हमें ये नहीं करना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, नियमित समयावधि के बाद वाष्प का प्रवाह तो बंद कर दिया जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड न हो जाए, ऐसा करने से द्रवों को इतना ठंडा करने का समय मिलता है। मीन्स ये जो है हमारा ऑटोक्लेविंग सबसे भरोसेमंद स्टरलाइजेशन की टेक्निक है। आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम इसी प्रकार जो है डेली इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और हाँ, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे कि मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।